नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। आज ज्ञानवापी मामले में सुनवाई होगी। वाराणसी ज्ञानवापी मामले में सुनवाई होगी। बता दें कि श्रृंगार गौरी में पूजा को लेकर ये सुनवाई होने जा रही है। नियमित पूजा को लेकर दाखिल की गई है याचिका। सुप्रीम कोर्ट में आज होगी याचिका पर सुनवाई। तो ज्ञानवापी मामले में सुनवाई होगी। वाराणसी श्रृंगार गौरी में पूजा को लेकर सुनवाई होने जा रही है। नियमित पूजा को लेकर दाखिल की गई है याचिका, जिस पर आज सुनवाई होने जा रही है। तो ज्ञानवापी परिसर से जुड़ा ये पूरा मामला है और यहाँ पे श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना के लिए याचिका दायर की गई थी, जिसपे आज सुनवाई होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई होगी, तो आज ज्ञानवापी मामले में होगी सुनवाई। अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना का ये पूरा मामला है, जिसको लेकर आज ज्ञानवापी में सुनवाई होने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। बता दें कि वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है, जिसको लेकर आज सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में आज याचिका पर सुनवाई होने जा रही। श्रृंगार गौरी में पूजा के लिए अनुमति मांगी गई थी और इसी की याचिका दायर की गई थी। इस पे सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में आज होगी याचिका पर सुनवाई। नियमित पूजा को लेकर दाखिल की गई है याचिका और श्रृंगार गौरी में पूजा को लेकर सुनवाई आज होगी। सुप्रीम कोर्ट में आज होगी याचिका पर सुनवाई। नियमित पूजा को लेकर दाखिल की गई है याचिका। हमारे साथ नितिन चौधरी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। नितिन, किस वक्त सुनवाई होने जा रही है, क्या कुछ अहम है? देखिए स्वीटी, बिल्कुल ज्ञानवापी मामले को लेकर जो है आज काफ़ी सुनवाई है। जिस तरीके से लगातार ज्ञानवापी मामले को जो सुनवाई चल रही थी, तो उसमें जो आज का एएसआई का जो सर्वे था, वो सर्वे भी लगातार कराया गया था। सर्वे कराने के बाद आज फिर से इसकी सुनवाई की जा रही है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई जो है 2 बजे के बाद ये सुनवाई बताई जा रही है कि जिस समय जो वकील हैं, जो जज थे, वो बैठेंगे। लेकिन उसके बाद ज्ञानवापी मामले पर, आज गौरी श्रृंगार मामले पर, तो इस पर सुनवाई जो लगातार चल रही थी, उस पर जो सर्वे भी वहाँ पर कराया गया था। सर्वे कराने के बाद जैसे ही पता चला कि इस पर जो याचिका थी वो खुद दाखिल कर दी थी, लेकिन उसके बाद लगातार इस पर जो सुनवाई लगता कंटिन्यू चल रही थी। लेकिन आज फिर से जो है ज्ञानवापी मामले में सुनवाई होने जा रही है। जी कितने बजे सुनवाई होने जा रही है नितिन, और क्या कुछ जानकारी है, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए स्वीटी, बिल्कुल ये सुनवाई जो है 2 बजे से जो है जज की अदालत में सुनाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में आज इसकी सुनवाई 2 बजे से लगातार जो होगी। लेकिन उसके बाद भी जो है बताया जा रहा है कि सुनवाई को लेकर जो तमाम ऐसी चीज़ वहाँ पर जो है पुलिस प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट कर दिया गया। लेकिन देखना अब ये होगा कि जिस तरीके से ज्ञानवापी को लेकर जो सुनवाई चल रही थी दोनों पक्षों को लेकर, लेकिन इसकी जो सुनवाई आज ज्ञानवापी सुप्रीम कोर्ट में होने जा रही है, तो इसको देख प्रशासन भी पहले से ही अलर्ट कर दिया गया है। क्योंकि जो दोनों समुदाय के लोग हैं, उन्हें समझाने का प्रयास भी लगातार कर रहे थे। लेकिन पुलिस प्रशासन की तरफ से जो ज्ञानवापी के मामले में जो सुनवाई चल रही है, वो आज 2 बजे से यहाँ पर शुरू हो जाएगी अदालत में। लेकिन उसमें देखा जा रहा है कि जिस तरीके से लगातार इसकी जो सुनवाई थी गौरी श्रृंगार मामले में, तो उसमें साफ कर दिया है कि अब की बार भी जो सुनवाई है वो होगी और 2 बजे के आसपास इसकी जो सुनवाई है वो चलती रहेगी। जी ये मामला काफी दिनों से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है नितिन, और इस पे एएसआई सर्वे भी करवाया गया है। तो क्या लगता है सुनवाई में क्या कुछ निकल के सामने आ सकता है? देखिए बिल्कुल जिस तरीके से ज्ञानवापी मामले को लेकर जो है एएसआई की जो रिपोर्ट थी वो भी जो है चल रहा था। सर्वे जो लगातार चलते वो देखा जा रहा था कि सर्वे इस पे चल रहा है। लेकिन बात की जाए हिंदू पक्ष की, तो हिंदू पक्ष की तरफ से भी यही कहा जा रहा था उस समय कि यहाँ पर जो है ज्ञानवापी को लेकर के यहाँ पर शिवलिंग है। लेकिन कहीं ना कहीं अब मुस्लिम समुदाय की तरफ से देखा जाए तो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, उनको भी जो है पहले से इस पर कोर्ट में जब ये केस चल रहा था लगातार, तो कोर्ट में केस चलने के बाद जब ये सुनवाई थी, वो सुनवाई के लिए लगातार जो है सुप्रीम कोर्ट भेजे गए थे।
थे, लेकिन उसके बाद आज ज्ञानवापी मामले में जो सुनवाई है वो 2 बजे से शुरू यहाँ पर की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में जो है दोनों तरफ से वकीलों को बैठाया जाएगा। मुस्लिम पक्ष के जो वकील हैं उन्हें भी बुलाया जाएगा और हिंदू पक्ष के जो वकील हैं उनको भी, दोनों लोगों को बैठ के सुनवाई की जाएगी। और न्यायाधीश के सामने जब इसकी सुनवाई होगी तो पहले से ही प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन पहले से ही अलर्ट कर दिया गया है, क्योंकि जब से इसकी सुनवाई चल रही है ज्ञानवापी मामले में तो उसमें साफ तौर पे कहा रखा है कि ऐसी भी किसी प्रकार के समुदाय के लोग हैं उन्हें समझाने का प्रयास किया जाएगा और इस तरीके से जो पक्ष में फैसला आएगा वो दोनों तरफ से ही रखा जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से चाहे हिंदू पक्ष में आए या मुस्लिम पक्ष में आए, क्योंकि मामला जो है दोनों तरफ से ही देखा जा रहा है और कहा जा रहा है कि जहाँ भी जिसके पक्ष में मामला जाएगा दोनों ही पक्ष जो है बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से बैठ के यहाँ पर पूजा पाठ की जाएगी। जी, वो एरिया अभी भी बंद है या वहाँ पे लगातार आना जाना लोगों का चालू है नितिन? देखिए स्वीटी, बिल्कुल जिस तरीके से उसमें शिवलिंग का जो मामला चल रहा था ज्ञानवापी में, जहां इस शिवलिंग को बताया जा रहा था उसको जो है पूरी तरीके से वहां पर रोक लगाई गई है। पुलिस प्रशासन वहां पर खड़ा कर रखा है, लेकिन जिस तरीके से देखा जा रहा था कि आखिरकार पुलिस प्रशासन की तरफ से उस पर जो है लोगों से अपील भी की जा रही है, वहाँ तक किसी को भी नहीं जाना चाहिए। लेकिन बताया जा रहा है जब से मामला जब सुनवाई चल रही थी लगातार तो प्रशासन इस पर नज़र बनाए हुए, वहाँ के जो एसपी हैं, डीएम है, तमाम ऐसे अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, सब इस पर नज़र बनाए हुए हैं। सभी की नज़र इसी पे है, क्योंकि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है तो उसमें यही देखा जा रहा है लगातार कि किसी प्रकार की किसी को दिक्कत ना हो, किसी प्रकार समुदाय के लोगों को यहाँ पर दिक्कत ना करे, क्योंकि इस पर जो है पूरी तरीके से नज़र बनाए हुए सभी लोगों से वहाँ पर उससे हटाया गया है। क्योंकि वहाँ पर जो है जब से सर्वे चल रहा है, एसआई का जो सर्वे की रिपोर्ट थी वो लगातार चल रही है। वहाँ पर जो है तमाम टीम वहाँ मौके पर पहुँची हुई थी, उस पर जो सर्वे था उसे कराया जा रहा था। लेकिन उसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट में जब से इसकी सुनवाई होगी तो लगभग इसकी 2 बजे से इस पर सुनवाई शुरू की जाएगी। जी ठीक है नितिन, बने रहे हमारे साथ, आगे भी आपका रुख करेंगे। और यूसीसी पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। यूसीसी लागू करने के लिए दाखिल की गई है याचिका और सुप्रीम कोर्ट पहले ही मामले में सुनवाई से कर चुका है इनकार। तो सुनवाई होने जा रही है यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई काफी अहम मानी जा रही है। यूसीसी लागू करने के लिए दाखिल की गई है याचिका और इस मामले में सुनवाई होने जा रही है। पिछले दिनों ये मामला काफी ज्यादा विवादित हो गया था और काफी चर्चाओं में था। अब देखिए ये खबर निकल के सामने आ रही है कि इस मामले में सुनवाई होने जा रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है और ये सुनवाई काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इसी के साथ जानकारी आपको दे दें कि यूसीसी लागू करने के लिए दाखिल की गई थी याचिका और इस मामले में पहले सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई होने जा रही है। नितिन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नितिन, कितने बजे ये सुनवाई होने जा रही है, क्या कुछ जानकारी? देखिए बिल्कुल स्वीटी, सम्मान नागरिक संहिता पे जो है आज यूसी पे जो सुनवाई है वो होने जाएगी। दिल्ली में जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जिस तरीके से कहा जा रहा था कि इस पे जो है सुनवाई है वो की जा रही है, लेकिन बताया जा रहा है कि इसकी जो सुनवाई है वो 11 बजे से लगातार इस पर सुनवाई की तारीख है। आज जो समय दिया गया है वो 10 से 11 बजे के बीच में इसमें सुनवाई होगी। लेकिन बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर इस पर हाथ अपने खड़े कर लिए गए हैं, क्योंकि कहा है कि इस पर जो है हम पे कोई सुनवाई नहीं किया जाएगी। जो अश्वनी चौबे न्यायाधीश है उन्होंने साफ तौर पर जो है अगली बार जो रुका है वो हाईकोर्ट का किया है, क्योंकि बताया जा रहा है लगातार इसकी जो मांग लगातार कर रहे थे यूसीसी को लेकर लोग कि किस तरीके से यूसीसी से जो है कानून लगना चाहिए और इसको जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड के तरीके से लगाया जाए। लेकिन अब देखना यही होगा कि जो सुनवाई है वो 11 बजे से जो है यहाँ पर सुनाई जाएगी। लेकिन बात की जा रही है इस तरीके से, जब लोग काफ़ी यहाँ पर इस मामले को लेकर कहा जा रहा था कि यूसीसी को लेकर, तो इसमें देखा जा रहा है कि इस मामले को जो है कुछ नहीं कर सकते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगातार इस पर जो है टिप्पणी भी करने के लिए मना कर दिया गया। लेकिन अब साफ तौर पर ये खारिज भी इस पर कर दी गई है और साथ ये भी सुप्रीम कोर्ट ने जो है बात की जाए याचिकाकर्ता की ओर से तो कोई पेश नहीं हुआ, तो इसको जो है साथ साथ सुप्रीम कोर्ट अभी तक दस्तावेज के लिए भी बोल रहा है कि दस्तावेज अपने लाएं। उस पर जो जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, तो लेकिन अभी तक कोई दस्तावेज भी इसमें पेश नहीं किए गए हैं। जी बिल्कुल, ये सुनवाई काफी अहम भी हो जाती है नितिन। और ऐसे में याचिकाकर्ता की तरफ से और कौन कौन सी दलीलें दी गई है?
देखिए बिल्कुल ये जो सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से दलीलें दी गई हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण वो है, इसको देखते हुए तो इसमें साफ तौर पे जो अभी तक दस्तावेज पेश नहीं किए हैं, तो इसकी जो जिक्र उपाध्याय ने किया है, लेकिन मई 2019 में उच्च न्यायालय के राष्ट्रीय एकता लेखिक न्यायिक सामान तक महिलाओं को नगरीमा की तरीके से देखा जा रहा है। तो इसमें जो पूरी तरीके से दलीलें दी जा रही हैं, जो उसकी तरफ से करता है जिनने जो याचिका लगाई है, उसको साफ तौर पे कहा है कि पहले से इनके जो है प्रूफ लाएं, उसके जो कार्तिक किया है, और साथ ही इसको लेके हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने हाथ जो है खड़े कर लिए। सुप्रीम कोर्ट ने इसका रुख जो है हाई कोर्ट के लिए कर दिया, लेकिन उसके बाद अश्वनी न्यायाधीश हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि सुप्रीम कोर्ट इस पर कुछ भी टिप्पणी करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन उसके बाद अब इसका जो रुख है वो हाई कोर्ट की तरफ करा दिया गया। लेकिन अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से सुनवाई है आज इस पर, तो इस सुनवाई को देखते हुए लगातार इस पर नज़र पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हटके लेकिन हाई कोर्ट की तरफ इसका रुख किया गया है तो याचिकाकर्ता ने। लेकिन अब देखना यही होगा कि यूसीसी पे कानून बनने के लेकर और बनाने के लेकर इस पर जो याचिकाकर्ता हैं उन पर पूरी तरीके से उन्हें विश्वास है कि कोई कहीं जल्दी से जल्दी कर दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहले से ही इस मामले पर सुनवाई करने के लिए मना कर रहा था। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने अपनी तरफ से हाथ खड़े किए तो उसके बाद अब हाई कोर्ट का उन्होंने रुख किया। तो हाई कोर्ट में जाने के बाद आज इस पर जब सुनवाई है 10 से 11 बजे के बीच में इस पर सुनवाई की जाएगी। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से वर्चुअली बातचीत की। पीएम ने जन औषधि केंद्रों की संख्या 10,000 से बढ़ाकर 25,000 करने के लिए भी एक कार्यक्रम की शुरुआत की है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने महिला किसान ड्रोन केंद्र का भी शुभारंभ किया। वहीं पीएम मोदी ने कहा है कि जन औषधि केंद्र लॉन्चिंग प्रोग्राम में पीएम मोदी ने योजनाओं का फायदा मिला। अब मुझे आशीर्वाद दोगे ना गरीब युवा महिला किसान, मेरे लिए ये सबसे बड़ी जाति महिला किसान ड्रोन उपकेंद्र का उद्घाटन करने के साथ उन्होंने बड़ी बातें कही। विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल होने के लिए, शामिल तो होता नहीं, उसका स्वागत करते हैं, शानदार तैयारियां करते हैं, गांव-गांव सूचनाएं देते हैं और लोग उमड़ रहे हैं। देशवासी आज इसे एक जन आंदोलन का रूप देकर इस पूरे अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। जिस तरह से लोग विकसित भारत रथों का स्वागत कर रहे हैं, जिस तरह से रथ के साथ चल रहे हैं, जो हमारे सरकार के काम करने वाले मेरे कर्मयोगी साथी हैं, कर्मचारी भाई बहन हैं, उनको भी भगवान की तरह लोग स्वागत कर रहे हैं। जिस तरह युवा और समाज के हर वर्ग के लोग विकसित भारत यात्रा से जुड़ रहे हैं, जहां जहां के वीडियो मैंने देखे हैं वो इतने प्रभावित करने वाले हैं, इतने प्रेरित करने वाले हैं। और मैं देख रहा हूं सब लोग अपने गांव की कहानी सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे हैं। और मैं चाहूंगा कि नमो ऐप पर आप जरूर अपलोड करिए, क्योंकि मैं नमो ऐप पर ये सारी गतिविधि को डेली देखता हूं। जब भी यात्रा में होता हूं तो लगातार उसको देखते रहता हूं, किस गांव में, किस राज्य में, कहां कैसा हुआ, कैसे कर रहे हैं। और युवा तो विकसित भारत के एक प्रकार से एम्बेसडर बन चुके हैं, उनका जबरदस्त उत्साह है। युवा लगातार इस पर वीडियो अपलोड कर रहे हैं, अपने काम का प्रसार कर रहे हैं। और मैंने तो देखा कुछ गांवों ने, ये मोदी की गारंटी वाली गाड़ी आने वाली थी तो 2-2 दिन तक गांव में सफाई का बड़ा अभियान चलाया। क्यों? कि भाई ये तो गारंटी वाली मोदी की गाड़ी आ रही है। ये जो उत्साह, ये जो कमिटमेंट है, ये बहुत बड़ी प्रेरणा है। और मैंने देखा गाजे बाजे बजाने वाले, वेशभूषा नहीं पहनने वाले, ये भी जैसे घर में दिवाली है गांव में, इसी रूप में लोग काम कर रहे हैं। आज जो कोई भी विकसित भारत संकल्प यात्रा को देख रहा है वो कह रहा है कि अब भारत रुकने वाला नहीं है, अब भारत चल पड़ा है, अब लक्ष्य को पार करके ही आगे बढ़ने वाला है। भारत न अब रुकने वाला है और न ही भारत कभी थकने वाला है। अब तो विकसित भारत बनाना 140 करोड़ देशवासियों ने ठान ली।
विकसित भारत संकल्प यात्रा लखनऊ पहुंचा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए, जहां सीएम योगी ने कहा है कि जो लोग विकास नहीं चाहते हैं वो परिवारवाद, जातिवाद, मत और मजहब के आधार पर समाज को बांटने का प्रयास करते हैं। भाइयों बहनों, सरकार आपके बारे में सोच रही है तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि प्रधानमंत्री जी ने इसके लिए पंच प्रण की बात कही है। 5 प्रण जब ये देश 2047 में अपनी आजादी की शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा, 100 साल पूरे कर रहा होगा, उस समय हमारा संकल्प क्या होना चाहिए कि हमारा देश विकसित भारत बने। एक ऐसा भारत जिसमें हर व्यक्ति के लिए सुरक्षा की गारंटी हो, हर दुनिया की खुशहाली हो, दुनिया को नेतृत्व करने वाला हो, वसुधैव कुटुंबकम के भाव के साथ दुनिया को अपने साथ ले चलने की सामर्थ्य रखता हो, कोई अभाव में न हो, कहीं भी कोई भूखों न मरे, किसी के लिए राशन की सुविधा, कोई ठंड से न मरे, इसके लिए गरीबों के लिए कंबल की व्यवस्था, अच्छी शिक्षा मिले इसकी सुविधा, स्वास्थ्य की बेहतरीन सुविधा मिले इसके लिए आयुष्मान भारत की सुविधा, स्ट्रीट वेंडर के बारे में भी पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत कार्य हो रहा है। रोजगार सृजन के लिए भी प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के माध्यम से कार्य में उपलब्ध कराया जा रहा है। परंपरागत हस्तशिल्पी और कारीगरों के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना प्रारंभ की गई है। ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को उजड़ना न पड़े, जहां पर आवास है वहीं पर उसका मकान बने, उसका मालिकाना अधिकार ही उसको प्राप्त हो जाए, इसके कार्यक्रमों को भी आगे बढ़ाने का कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्र में युद्ध स्तर पर चल रहा है। दिसंबर तक हम लोग 1.25 करोड़ लोगों को इसकी सुविधा का लाभ प्रदेश में दे देंगे और देश में भी इस सुविधा का लाभ लगातार देने के कार्यक्रम चल रहे हैं। और उसी दृष्टि से जो पंच प्रण की बात प्रधानमंत्री जी ने की है, उसमें जो पंच प्रण है उनमें से कि भारत 2047 तक एक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करने की दृष्टि का एक संकल्प हमारा होना चाहिए। इसके लिए गुलामी की मानसिकता से उभरना, देश की समृद्ध विरासत पर गौरव की अनुभूति करना, भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान भी करेंगे और एक नागरिक होने के नाते अपने कर्तव्यों का निर्वहन भी करेंगे। इन सभी संकल्पों को आगे बढ़ाने के लिए आत्मनिर्भर भारत से लेकर के अपने नागरिक कर्तव्य तक इसमें गुलामी की मानसिकता को भी समाप्त करना है, अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति भी करना है और भेदभाव की रेखाएं जो करने का प्रयास होता है, जाति मत मजहब के आधार पर बांटने के कुत्सित प्रयास होते हैं, इनसे उभरना, क्योंकि ये विकास में बाधक तत्व हैं। जो लोग विकास नहीं चाहते वे परिवारवाद, जातिवाद, मत और मजहब के आधार पर समाज को बांटने का कुत्सित प्रयास करके विकास के एजेंडे को पीछे धकेलने का प्रयास कर रहे हैं। और उत्तराखंड पुलिस के महानिदेशक अशोक कुमार का कार्यकाल पूरा हो गया है। आज बृहस्पतिवार को देहरादून पुलिस लाइन में उनके लिए भव्य विदाई समारोह आयोजित किया गया है। साथ ही उत्तराखंड पुलिस की कमान और अभिनव कुमार के हाथों में होगी। ये रिपोर्ट देखिए। अभिनव कुमार को पुलिस का नया मुखिया बनाया गया है। डीजीपी अशोक कुमार का 3 साल का कार्यकाल पूरा हो गया। देहरादून पुलिस लाइन में उनके लिए भव्य विदाई समारोह आयोजित किया गया। यहां अपने भाषण के दौरान अनुभव साझा करते वक्त वो भावुक हो गए। 30 नवंबर 2020 में डीजीपी बनने के दौरान ही उनके सामने अपार चुनौतियां थी। उस वक्त कोविड काल चल रहा था। उन्होंने बताया कि इसके बाद तमाम आपदाएं आई, पुलिस जनता के लिए बनी है। मैंने हमेशा पुलिस और जनता के बीच की दूरी को कम किया है। वहीं नए डीजीपी अभिनव कुमार ने कहा कि अशोक कुमार पुलिस फोर्स के लिए विश्वकर्मा रहे हैं। उन्होंने आधारभूत ढांचे को मजबूत किया है। हमारा एक जो मोटो है उत्तराखंड पुलिस का, मित्र पुलिस है, लेकिन ये मित्र पुलिस सिर्फ सभ्य नागरिकों के लिए है। और मेरा ऐसा मानना है कि जो हमारे प्रदेश में बाहर से आके अपराध करते हैं
जो यहाँ दुर्दांत अपराधी हैं, कई जो जेल में बैठ के अपराध करते हैं इस तरीके के, तो उनके लिए हम मित्र पुलिस नहीं काल पुलिस बन के उभरे। ये एक फिक्स गोल है कि हमने एक निश्चित लक्ष्य पा लिया और वेलफेयर के कई आयाम हैं। हाउसिंग एक बहुत बड़ा आयाम है, हमारे पुलिसकर्मियों के बच्चों की अच्छी शिक्षा, उनका स्वास्थ्य, ये सब मेरे लिए प्राथमिकताएं रहेंगी। और सबसे पहली हमारी प्राथमिकता, जैसे जिसका हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने भी कहा है कि हमें पुलिसकर्मियों के लिए जो हाउसिंग सेटिस्फैक्शन लेवल है उसको बढ़ाना है। और उस दिशा में अभी कुछ दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने शहीद दिवस पे 100 करोड़ रुपए की घोषणा भी की थी, तो उसको भी हम ज़मीन पे लाएंगे, सार्थक करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि वेलफेयर में इससे बहुत इजाफा होगा। उत्तराखंड पुलिस को नया मुखिया मिल गया है। पूर्व डीजीपी अशोक कुमार ने नवनियुक्त डीजीपी अभिनव कुमार को पुलिस मुख्यालय में चार्ज सौंपा। अभिनव कुमार 12वें डीजीपी के रूप में तैनात हुए हैं। अशोक कुमार ने पारंपरिक रूप से पुलिस बैटन सौंपकर कहा कि उत्तराखंड पुलिस अब सक्षम हाथों में है। धारा 370 और बॉलीवुड अभिनेता आर्यन खान के केस से चर्चा में आए आईपीएस अभिनव कुमार को उत्तराखंड का नया पुलिस महानिदेशक बनाया गया है। उत्तराखंड के नए डीजीपी अभिनव कुमार होंगे उत्तराखंड के नए डीजीपी। 1996 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं अभिनव कुमार। देहरादून, हरिद्वार के पुलिस के कप्तान भी रहे हैं। गढ़वाल आईजी के पद पर भी दे चुके हैं अपनी सेवा। सीआरपीएफ में भी अपनी सेवा दे चुके हैं अभिनव कुमार। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई गई, तब अभिनव कुमार के हाथ में थी कमान। मौजूदा वक्त में मुख्यमंत्री के विशेष सचिव भी हैं अभिनव कुमार। 2009 में डीआईजी बने थे आईपीएस अभिनव कुमार। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।